Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology, IGNOU subject is Cognitive Psychology, Learning and Memory, Unit 1, Block 1, and topic is Domains of Cognitive Psychology, where we'll study about pattern recognition and attention. In the last video, we have seen perception and cognitive neuroscience. तो पैटर्न रिकॉग्निशन होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई रेयरली मतलब यूँ कह सकते हैं कि बहुत कम, बहुत ही कम या फिर एकदम नाम मात्र, ना के बराबर, नेग्लिजिबल तो वैसे यहाँ पे है नहीं, तो रेयरली लेके चलते हैं। कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई रेयरली, बहुत ही कम केसेस में वी परसीव्ड एज सिंगल सेंसरी इवेंट, ठीक है। अदरवाइज वी यूजुअली परसीव्ड any sensory stimuli, sensory event as what more of a meaningful pattern। तो इससे ये तो पता लग गया कि कोई भी स्टिमुलाई जो हमारे पास आएगा उसको हम कभी भी, या बहुत कम केसेस में होता है, बहुत रेयरली, कि हम उसको सिंगल सेंसरी इवेंट की तरह परसीव करें। रादर यूजुअली वी परसीव दैट इवेंट एज व्हाट, कि वो पार्ट है थोड़ा मीनिंगफुल पैटर्न का, दैट इट्स अ पार्ट ऑफ मोर मीनिंगफुल पैटर्न। चीज़ें जो हम सेंस करते हैं, अब कौन सी चीज़ें हम सेंस कर सकते हैं, जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उतनी ही चीज़ें हम सेंस करेंगे। विजन और सी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईज़, एंड हियर वी डू विद द हेल्प ऑफ ईयर्स, क्योंकि हमारे पास आँख, नाक, कान है और स्किन है जिसके थ्रू हम फील कर सकते हैं सेंसेशन या कुछ भी फील, जैसे कि लिखा है सामने। टेस्ट क्योंकि हमारे पास टंग और टेस्ट बड्स हैं, एंड स्मेल क्योंकि हमारे पास नोज़ है। तो जितने हमारे सेंस ऑर्गन उतनी ही हमारे सेंसेस हम फील कर सकते हैं। थिंग्स जो कि हम सेंस करते हैं, सी, हियर, फील, टेस्ट और स्मेल, सेंस ऑर्गन मैंने बता ही दिया जो कि पता ही है हमें। ऑलमोस्ट ऑलवेज ये पार्ट होते हैं किस चीज़ का, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई का। कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई आ रहा है, या तो हमें टच होगा वो, या तो कोई आवाज़ आएगी वो हमारे लिए स्टिमुलस हो सकता है, या हमने कुछ देखा है वो हमारे लिए स्टिमुलस हो सकता है, या कोई स्मेल आई वो मेरे लिए स्टिमुलस हो सकती है, या फिर मैंने कुछ चीज़ टेस्ट करी वो मेरे लिए स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल भी है ना बहुत पुराना, कि हॉट पैन को टच करा तो हाथ जल गया, तो ठीक है। तो वो जो पैन की हॉटनेस है या जिससे मेरा हाथ जला, वो टच स्किन पे फील हुआ ना, कि हाँ हाथ जला है या पैन गर्म है, तो वो भी एक सेंसरी स्टिमुलस ही है, जिसके थ्रू मुझे पता लगा कि मैंने गर्म चीज़ पे हाथ रखा है एंड मेरा हाथ जल गया है। ब्रेन को इसीलिए मैसेज किया ना कि हाथ पीछे करना है और हाथ जल चुका है, ठीक है। अब इन्होंने बताया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू, लाइक दे आर सेइंग थिंक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग एंड इट्स लाइक एग्जाम्पल ओनली। तो इस एग्ज़ाम्पल को मैं समझाने की पूरा मतलब समझाने का प्रयत्न करूँगी आसान भाषा में। प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग के बारे में बात की गई है। तो जो प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग है उसके बारे में इन्होंने बोला है कि जो रीडिंग होती है ना, वो आसान काम नहीं होता है। पहली बात ही तो हमें पता है, रीडिंग आसान काम होती तो ऐप्स पे टाइम वेस्ट करना और स्क्रॉल करना रील्स और शॉर्ट्स को हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगता, क्योंकि रीडिंग बोरिंग होती है, इसीलिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स एफर्ट या टास्क है, ठीक है। तो जो रीडर होता है ना, वहाँ पे ज़रूरत होती है रीडर को कि वो एक मीनिंगफुल पैटर्न फॉर्म करे मीनिंगलेस एरे ऑफ लाइंस से। अब जैसे मैं बताती हूँ, कोई चीज़ है, कोई किताब है और वो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, उसका पहला पन्ना खुलेगा तो कुछ टेक्स्ट पैराग्राफ कुछ भी लिखा होगा, मेरे लिए वो क्या बन जाएगा, मेरे लिए वो क्या होगा कि बस ऐसी लाइंस लिखी हुई हैं, एक दो तीन चार लाइंस लिखी हैं, फिर थोड़ा गैप दिया हुआ है, फिर एक दो तीन चार लाइंस लिखी हैं। जब तक मैं उसको पढ़ूंगी नहीं, रीड नहीं करूँगी, समझने की कोशिश नहीं करूँगी, मेरे लिए वो केवल लाइंस ही हैं, उससे मैं कुछ भी मीनिंगफुल पैटर्न नहीं बना पाऊँगी, कोई भी स्टोरी लाइन फॉर्म नहीं होगी, कोई स्टोरी का कैरेक्टर मेरे दिमाग में नहीं आएगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि किस चीज़ पे स्टोरी है और क्या चल रहा है इस किताब में, ठीक है। तो वो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रीडिंग एक कॉम्प्लेक्स एफर्ट है, मुश्किल काम है, जो कि इंसानों का नॉर्मली आजकल करने का मन नहीं करता है। और रीडर को यहाँ पे परफॉर्म कह रही हूँ, मतलब रीडर को यहाँ पे फॉर्म करना होता है मीनिंगफुल पैटर्न। किससे? मीनिंगलेस जो होता है ना झुंड, बेसिकली लाइंस का, उससे।
कैसे फॉर्म करेगा मीनिंगफुल पैटर्न कोई भी रीडर, जब वो ऑर्गेनाइज करेगा स्टिमुलाई को एज दे आर मेकिंग लेटर्स वर्ड्स, ठीक है, वही चीज़ पढ़ के समझ आएगा। जब विल रीड ना, तभी तो हमें शब्द अक्षर दिखेंगे और समझ आएंगे, या फिर लगेगा कि हाँ शायद ये वर्ड मैंने पढ़ा हुआ है पहले और ये स्टोरी लाइन हो सकती है। तो रीडर को एक्सेस करना पड़ेगा मीनिंग अपनी मेमोरी से। कैसे, अब मैं बताती हूँ। जैसे अभी तक स्टोरी नहीं पढ़ी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे कोई किताब है और अभी तक स्टोरी नहीं पढ़ी है, उसमें सिर्फ मुझे वो मामूली सी लाइंस दिख रही हैं और लग रहा है कि भाई कौन ही पढ़ेगा, इतनी मोटी सी किताब है और इतना ऐसे ऐसे पन्ने हैं, कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है किताब में, कुछ पिक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दिस इज़ ऑल लाइक ब्लैक एंड वाइट चल रहा है और सिर्फ लाइंस लिखी हुई हैं, क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं है तो पता नहीं है ना उसमें क्या है। लेकिन जब आई विल स्टार्ट रीडिंग दैट, जब मैं उसको पढूँ और जब मैं एक पेज पढ़ लूँ तो क्या होगा, मुझे समझ आने लग जाएगा कि हाँ ये स्टोरी लाइन चल रही है। कि यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कुछ असली में नहीं है, कि एक पर्सन सपोज़ मोटिवेट कर रहा है अपने बातों के थ्रू स्टोरी के मेन कैरेक्टर को, या फिर एक कोई पर्सन अकम्पनी कर रहा है किसी और पर्सन को कहीं पे जाने के लिए, या किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान जानवर के बारे में कुछ बात हो रही है। मुझे बहुत देर बाद ये चीज़ समझ आएगी जब मैं 1 या 2 या 3 पेजेस पढ़ लूँगी। एंड कैसे समझ आएगी, क्योंकि मैं एक्सेस करूँगी ना मीनिंग अपनी मेमोरी से। अब जैसे स्टोरी में वर्ड आ गया कैरेक्टर, या फिर अ कंपनी, या फिर प्लेस, ऐसे कुछ वर्ड आया स्टोरी में, तो मेरे को क्या होगा भाई कि मैंने ये वर्ड पढ़ा है एंड मुझे तो इसका मीनिंग पता है, तो आई फिट दैट मीनिंग इन दैट सेंटेंस, एंड उसके बाद आई ग्रैब दैट, उस पैराग्राफ का या फिर उस लाइन का मतलब मुझे समझ आ जाएगा ना। या फिर अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सपोज़ वहाँ पे स्टोरी में लिखा हुआ है मेस्मराइजिंग या मेटिक्यूलस, ऐसे करके कुछ वर्ड लिखा हुआ है जो कि थोड़ा टफ है, तो आई डू वॉट, डिक्शनरी में उसको सर्च करके जो मीनिंग निकलेगा, जो वहाँ सेंटेंस में मैं फ़िट करूँगी, तो मेरे लिए वो अलग चीज़ हो जाएगी। फिर मुझे वो सेंटेंस, वो लाइन और वो मीनिंग और वो स्टोरी का वो पन्ना, पहला पेज उस किताब का तब समझ आएगा, राइट। तो ये सारा एक रीडर का एफर्ट है जो वो कर रहा है किसी एक पन्ने को समझने के लिए या किसी एक कहानी को समझने के लिए, उसी के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट। कि रीडर में देन एक्सेस मीनिंग अपनी मेमोरी से, जो मीनिंग मेरी मेमोरी में फिट है कि हाँ ब्लैक बोर्ड क्या होता है मुझे पता है, चेयर टेबल क्या है मुझे पता है, मार्कर क्या है मुझे पता है, फ़ोन क्या है मुझे पता है, ऐसा कुछ स्टोरी में लिखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उससे रिलेटेड चीज़ है, मीनिंग मैं समझ जाऊँगी। बट कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ही नहीं पता मुझे, उसके लिए आई विल गो एंड सर्च एंड देन मैं उसका जो मीनिंग होगा उसको फिट करूँगी, फिर समझ पाऊँगी। ठीक है, तो मेमोरी ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट और वट एवर वी आर रीडिंग। एंटायर प्रोसेस कितनी देर में काम करता है, कुछ मिनट तक में भी नहीं, कुछ सेकंडों में ही काम कर लेता है, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ सारे न्यूरो एनाटॉमिकल कॉग्निटिव सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर भी, इन हेल्पिंग मी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, इसमें भी सारे हमारे न्यूरो एनाटॉमिकल कॉग्निटिव सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, उनका पूरा पूरा रोल प्ले हो रहा है, वो पूरी मेरी मदद कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को या चीज़ को जो मैं पढ़ रही हूँ उसे समझने के लिए। न्यूरो एनाटॉमिकल थोड़ा भारी शब्द है, उसका भी मतलब मैं बता देती हूँ। इट्स रिलेटेड टू न्यूरो एनाटॉमी, नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा घुचड़ पुचड़ करके दिख जाएगा यार, बाकी मैं बता रही हूँ। ठीक है, न्यूरो एनाटॉमी से रिलेटेड है। न्यूरो एनाटॉमी इज़ व्हाट, साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे नर्वस सिस्टम के, कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका एनाटॉमी कैसा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आते हैं, वो कैसे अरेंज्ड है वहाँ पर, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, दैट्स व्हाट न्यूरो एनाटॉमी इज़। B+S+N इज़ brain plus spinal cord plus nerves which are the parts of nervous system, NS। ठीक है, और क्या कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये रोल प्ले करेगा न्यूरो एनाटॉमिकल कॉग्निटिव सिस्टम्स। और ये जो दिस फीट परफॉर्म डेली बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इज़ वॉन्डरस। अब ये लाइन भी थोड़ी सी वैसी हो गई है कि मतलब पहले तो आएगा दिमाग में यहाँ पे लिखी गई है, दूसरा जिसकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग और तगड़ी नहीं है उसे तो लाइन समझ ही नहीं आएगी।
इसलिए मैंने नीचे में लिख दिया। फीट का मतलब होता है कोई भी काम जो हम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ लग रही है, स्किल लग रही है, या करेज लग रहा है, या फिर जो ये चीज़ मतलब जो बहुत एफर्ट से हमने कोई भी काम करा है, एंड इट शोज़ वॉट कि वहाँ पे हमारी ग्रेट स्ट्रेंथ, स्किल, करेज इन्वॉल्व है, बहुत मेहनत या एफर्ट दिख रहा है उस चीज़ को करने में। ये डेली परफॉर्म करते हैं अलग अलग तरीके के लोग। रीडिंग एक ऐसा टास्क है जो इंसान करते हैं कुछ कुछ रोज़। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को तो लगता कि हर कोई रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, वट। ये वॉन्डरस है। वॉन्डरस इज़ वॉट की ब्यूटीफुल है और इम्प्रेसिव है इन अ सरप्राइजिंग वे, ठीक है। तारीफ़ की गई है इंसानों की पढ़ने की इच्छा की, या किसी भी चीज़ को पढ़ने और समझने की, बेसिकली कि कैसे वी रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड कैसे वी रीड अ टेक्स्ट जिसके बारे में मेरे को कोई सर पैर नहीं पता था, बट अब मेरे को वो स्टोरी, वो किताब, उसका हर पन्ना, वो टेक्स्ट पूरा सब क्लियर है। ठीक है। सेकंड बात करते हैं अटेंशन की, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब ये समझाने में तो अलग ही मज़ा आएगा, मैं बताती हूँ, ठीक है। अटेंशन इज़ लाइक कि हम क्या हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्रिएचर्स हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ हम उसे बटोर रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ज्ञान बट रहा है वहाँ वहाँ हम उसे बटोर रहे हैं, ठीक है। और इट्स एविडेंट, इसका सबूत क्या है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हम जो होते हैं, हम इंसान, हम हाईली सिलेक्टिव हो जाते हैं इन अमाउंट एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू विच वी अटेंड। अब इसको मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। इंसान जो होता है ना, वो अपना ध्यान केंद्रित वहीं करता है जहाँ वो ध्यान केंद्रित करना चाहता है। कोई भी इंसान सुनता वही चीज़ है जो वो सुनना चाहता है, देखता वही चीज़ है जो वो देखना चाहता है, या जो उसको इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। और कोई भी इंसान करता वही चीज़ है जो वो करना चाहता है। इसका यहाँ पे कोई कंटेक्स्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि अंदर के दिमाग के प्रोसेसेस की बात हो रही है। फाइन, आ जाते हैं वापस पॉइंट पे कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हम बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। कैसे, अब मैं समझाती हूँ। अटेंशन, अब जैसे मैं हूँ तो अभी मेरे सामने बोर्ड है, जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, मेरा मेन ध्यान फोकस उस चीज़ पे है, ना कि इस पे कि पंखा बंद है, या थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी, या मुझे पानी पीना है, या फिर मेरे फ़ोन की बैटरी भी जा सकती है, या फिर लाइट भी जा सकती है, और कमरे की लाइट भी बंद हो सकती है। इन चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय मेरा ध्यान अब भी कहाँ है। सिलेक्टिवली अटेंशन मैं अपना पे कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मैं यहाँ पे अटेंशन, आई एम चूजिंग टू पे अटेंशन हेयर। तो आई एम पेइंग अटेंशन वेयर, कि मैं जो समझा रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, या जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ ना, इस टॉपिक का मीनिंग, इसको समझाने की कोशिश जो कर रही हूँ, यहीं पर ध्यान है मेरा फ़िलहाल, यही फोकस है, और कहीं ध्यान नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, क्लास हो रही है और कोई बच्चा जो है वो बहुत अटेंटिव है, क्लास अटेंड कर रहा है, उसका ध्यान कहाँ पर है, सामने टीचर जो लिख रहा है, जो बता रहा है, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा है, सिर्फ वहाँ पर। उसके बगल में ही दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, उसका ध्यान वहाँ नहीं है, ठीक है। उसके लिए वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चीज़ है, उसके मतलब की वो चीज़ ही नहीं है। उसकी जो मतलब की चीज़ है वो ध्यान ही सिर्फ वहीं पे देगा, एंड वो सिलेक्टिवली अपना अटेंशन केवल वहीं पे करेगा जहाँ वो पे करना चाहता है। जिस चीज़ को वो प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहा है वो वहीं पर इम्पोर्टेंस या वैल्यू दिखाएगा ना, और कहाँ पर दिखाएगा। साइड की बाकी सारी चीज़ें उसके लिए कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्लास में पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, या फिर बगल वाली क्लास में टीचर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, उसका वहाँ पर भी ध्यान नहीं जा रहा, ठीक है। उसका ध्यान सिर्फ कहाँ है, सामने जो उसका टीचर उसे पढ़ा रहा है, समझा रहा है, उस चीज़ को समझने में, बस, सॉर्टेड। तो वी आर लाइक हाईली सिलेक्टिव इन द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू विच वी अटेंड। जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन पे मुझे ध्यान देना है, मैं उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दूंगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट टू मी। एंड जिस अमाउंट में, जितने अमाउंट में मुझे उस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, उतने अमाउंट में ही ध्यान दूंगी मैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं, ठीक है। हमारी जो कैपेसिटी होती है ना इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, वो लिमिटेड है 2 लेवल्स तक ह्यूमंस में, बेसिकली सेंसरी और कॉग्निटिव। सेंसरी क्या होता है, जो कि हमारे फिजिकल सेंसेस से कनेक्टेड या रिलेटेड है, पीएसएस फिजिकल सेंसेस। कॉग्निटिव क्या होता है, जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इट्स लाइक कनेक्टेड एंड रिलेटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं प्रोसेस कैसे कर सकती हूँ मैं इन्फॉर्मेशन को, या तो सेंसरी लेवल पर या कॉग्निटिव लेवल पर।
या तो सेंसेस के थ्रू आया और मैंने इंटरप्रेट कर लिया कोई भी स्टिमुलाई, या फिर मैंने डायरेक्ट उसको मैंने पहले पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था, सुना हुआ था, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई सीधा. If too many sensory clues are imposed upon us at any given time, we can become overloaded. क्यों? एग्ज़ाम्पल इसका मैं दे देती हूँ. अगर जैसे मैं हूँ और मेरे सिर पे एक साथ 10 लोग शोर मचाने लग जाएं, या एक साथ 10 लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, क्या मैं ध्यान दे पाऊँगी? ये तो होगा नहीं कि मुझे 10 के 10 लोगों के सवाल भी समझ आ जाएंगे, मैं जवाब भी दे दूँगी. भले ही उनके सवालों के जवाब मुझे आते हो, मैं तब भी जवाब नहीं दे पाऊँगी. आई वॉन्ट वॉट, कि एक बारी में एक ही इंसान मुझसे बोले, तो आई डू वॉट इन दैट केस, कि पहले तुम बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है, उसके बाद आई विल सॉल्व और गिव सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. उसके बाद दूसरा बंदा बोले, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके. ये तो होगा नहीं कि 10 के 10 एक साथ बोल रहे हैं, मैं 10 की 10 की बातें एक साथ सुन के इंटरप्रेट करके जवाब भी दे दूँ सही सही. नहीं. अगर बहुत सारे सेंसरी क्ल्यूज़ किसी भी ह्यूमन पर इम्पोज किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो पर्सन का ब्रेन बर्डन्ड फील करने लगेगा, भारी होने लगेगा उसका दिमाग. वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस, इंटरप्रेट तो दूर, सुन भी नहीं पाएगा ढंग से, परसीव भी नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा बिल्कुल. सेम इफ़ वी ट्राई टू प्रोसेस टू मैनी इवेंट्स इन द मेमोरी, वी कैन बिकम ओवरलोडेड. अगर मैं एक साथ बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद करने की कोशिश करूँगी, तो मैं एक भी चीज़ पे ढंग से अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊँगी. लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू रिमेंबर स्कूल टाइम की कोई मेमोरी, या हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स इन द स्कूल टाइम, और इन मतलब 10 या 5 साल पुरानी बात, मुझे याद नहीं आएगा कि कौन कौन था, या मैंने क्या पहना था, या फिर मैं कहाँ गई थी, मैंने क्या खाया था, क्या किया था, और कौन कौन से लोगों से मैं मिली थी. क्योंकि अगर मैं कोशिश भी करूँगी ना बहुत सारे इवेंट्स को अपनी मेमोरी में प्रोसेस करने की एक साथ, तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा मेरे ऊपर लोड पड़ेगा, मेरे दिमाग पे ज़ोर, भार पैदा होगा, बर्डन फील करूँगी मैं. नहीं हो पाएगा याद कुछ भी, और समझ में भी नहीं आ पाएगा, मैं रिमेंबर भी नहीं कर पाऊँगी. और इसकी वजह से क्या हो सकता है, जब ओवरलोड दिमाग पे भार पड़ने लगे ना, उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन इन परफॉर्मेंस. बेसिकली परफॉर्मेंस जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आती है, वहाँ पे फेलियर और एंड होता हुआ नज़र आता है. एंड आवर माइंड इज़ लाइक स्टॉप वर्किंग एट दैट टाइम. तो ऑल ऑफ अस हैव फेल्ट दिस थिंग एट वन टाइम और अनदर. कभी ना कभी तो ऐसा फील किया ही होगा ना. जैसे मैं अपना बता ही देती हूँ, मेरे साथ क्या होता है, जैसे कभी कुछ लड़ाई या बहस हुई ना, तो एक साथ मम्मी, पापा और भाई तीनों कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, मुझे घंटा किसी की भी चीज़ सुनाई नहीं देती है. समझने की कोशिश करूँ, समझ में भी नहीं आती. आई डू वॉट, पहले एक बोलो फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे नहीं आती समझ. एंड दिस इज़ वॉट द थिंग इज़. तो हम में से सब में से, मतलब हम सब में से सब ने ही बेसिकली एक ना एक बार ये चीज़ फील की होगी. सेम तरीके से कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पर हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. आई होप समझ में आ गया होगा. मैंने कठिन शब्दों को भी लिख के उनके मतलब या मीनिंग यू कैन से उनके साथ समझाने का प्रयास किया है. मैंने टॉपिक को भी अच्छे से इजी शब्दों में एग्जांपल दे देकर समझाने की पूरा अपना प्रयत्न और कोशिश करी है. कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं. एंड प्लीज़ कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछने का कष्ट उठाएं. कोई भी चीज़ वापस से समझनी हो, अभी तक जितना भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बताया है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी क्या होता है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, उसके बारे में हम बात करेंगे. और थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए. एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़.